हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर, जहां हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ सीपीसी। आज रिवाइज करेंगे ऑर्डर नंबर 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 2 ऑफ सीपीसी फ्रेम ऑफ सूट से रिलेटेड है। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 7 तक इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। रूल नंबर 1 फ्रेम ऑफ सूट से रिलेटेड है, यानी कि सूट का फ्रेम सही बनाओ। मतलब सूट ऐसे फ्रेम करो कि पूरा झगड़ा एक बार में खत्म हो जाए। टुकड़े टुकड़े में केस ना करके ऐसे सूट फ्रेम करें जिससे कि फाइनल डिसीजन पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और फर्दर लिटिगेशन प्रोसेस के चक्कर से भी बचा जा सके। अब बात करते हैं रूल 2 के बारे में। रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड दी होल क्लेम, यानी कि पूरा क्लेम एक साथ मांगे। अगर आपका एक ही कॉज ऑफ एक्शन है तो उससे निकलने वाले सारे रिलीफ एक साथ मांग लो। नहीं मांगा तो जो रिलीफ छोड़ दिया बाद में उसके लिए केस नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से 5 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, 3 लाख दिए, 2 लाख बाकी। बी ने सिर्फ 2 लाख के लिए केस किया, तो रिलीफ भी बी को 2 लाख के लिए ही मिलेगा। फर्दर 3 लाख के लिए वो डिमांड नहीं कर सकता, इसीलिए रिलीफ को एक ही बार मांगना होता है। इसका एक्सेप्शन भी है कि कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं, कुछ रिलीफ बाद के लिए कंजर्व किए जा सकते हैं। रूल 3 कहता है जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन जोड़ सकते हो। एक ही प्लेंटिफ, एक ही डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स के खिलाफ कई कॉज ऑफ एक्शन एक केस में जोड़ा जा सकता है। या फिर एनी प्लेंटिफ्स जिनके कॉज ऑफ एक्शन सेम हो, वो सेम डिफेंडेंट और सेम डिफेंडेंट्स के ऊपर सेम सूट फाइल कर सकते हैं, बशर्ते कोर्ट को लगे कि कॉज ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है, वरना कोर्ट यहाँ पर मना भी कर सकती है। अब बात करते हैं रूल 4 के बारे में। रूल 4 कहता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए है तो उसमें कोई और क्लेम नहीं जोड़ सकते, लेकिन ये 4 एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, पहला है नेस्ले प्रॉफिट, दूसरा डैमेजेस फॉर ब्रीच, तीसरा सेम कॉज ऑफ एक्शन वाले क्लेम्स, चौथा रेंट ड्यू। इसके बाद आता है रूल नंबर 5, जो कि रिलेटेड है क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। मतलब अगर कोई एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हायर की हैसियत से केस कर रहा है तो उसके पर्सनल क्लेम्स उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि अगर कोर्ट की परमिशन मिलती है तभी पर्सनल क्लेम्स यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं, वरना जनरल रूल कहता है कि नहीं जोड़ सकते। रूल 6 यहाँ पर रिलेटेड है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। अगर एक केस में बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन जोड़ने से कंफ्यूजन हो रहा है, डिले हो रहा है, तो कोर्ट अलग अलग ट्रायल करवा सकती है। एट लास्ट रूल नंबर 7 रिलेटेड है ऑब्जेक्शंस एज टू मिसजॉइंडर। जितने ऑब्जेक्शंस है मिसजॉइंडर को लेकर उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के तहत पहले बताना होता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो माना जाएगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब जैसे ही पता चले कि केस में गलत व्यक्ति को जोड़ लिया गया है तो आपको ये बात कोर्ट के सामने तुरंत बोलना होगा। अगर टाइम पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, दैट मीन्स इशू फ्रेम होने से पहले कोर्ट को इंतला आपने नहीं किया, नहीं बताया, तो फिर कोर्ट यही मान के चलेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आप अपील में भी अगर इस बात को कहते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको ऑब्जेक्शन पहले उठाना है। तो ये था ऑर्डर नंबर 2। होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, आप इसका क्विक रिवीजन कर पाए होंगे। इससे पहले मैंने ऑर्डर नंबर 1 का भी वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, तो प्लीज आप लोग उसे भी जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स, एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Okay, so keep learning and revising. Thank you.